हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो हमारी आप तक आसानी से। एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं अजय सर आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, जिसका आज पहला लेक्चर है। और उस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है उससे पहले मैं उस चैप्टर का नाम बताना आपको चाहूंगा। कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोग को अपने अंदाज में मैं लेके आया हूं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास में यूनिट नंबर 4 आपको जहां पे ये चैप्टर मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं, जिसके बारे में डिटेल हम सारी बातों को रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, और दूसरी चीज है कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है। यदि हम इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों तो इसके लिए वेटेज क्या है। कुछ लोग क्लास में जैसे रहते हैं तो उनको दिमाग में चलता है भाई कि सामने बैठे हुए हैं, तो उनके दिमाग में ये चलता है कि भैया ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे। जैसे ऑलमोस्ट सभी लोगों के दिमाग में ये चलता है ना कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूं। करने से ज्यादा पहले उनको रिजल्ट चाहिए। लड़का तैयारी करने आता है तो कहता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे भाई तू पढ़ा कितना। तो ये चैप्टर भी पढ़ने से पहले लोग सोचेंगे कि यदि सीख लें, पूरा क्वेश्चन कर लें। साहब पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इस चैप्टर को पूरी वीडियो देखेंगे, मैं जितनी वीडियो इसमें प्रोवाइड करता हूं, यदि आखिरी लास्ट लेक्चर तक आप वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप इसके सभी एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन इजीली तरह बना सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग आइए मिलके इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके बेसिक पॉइंट को जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। आइए भाई, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। देखो चैप्टर के नाम से बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। पहले तुम लोग पता है, पहले की मूवियां देखो तो पहले की मूवियों से ही पता लग जाता था कि इसमें कैरेक्टर क्या होने, मतलब इसका स्क्रिप्ट क्या होगा। याद करो, आज की मूवियों से नहीं पता लगेगा, लेकिन पहले की मूवियों के नाम से ही तुम्हें पता लग जाएगा कि अरे यार इसमें इस तरह का कुछ सीन होगा। सोच के देखो, तो नाम बहुत मैटर करता है। तो किसी चीज का नाम ही आप यदि अच्छे से समझ जाओ तो मैं बताऊं एक इमेज सेट हो जाती है आपके दिमाग में। तो पहला हमारा स्टेप यही होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में कि हमारे दिमाग में यह सेट हो जाए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। जैसे मान लो कि रूम में क्या है ना कि मान लो ये भाई बहुत ज्यादा चीजें फैली हुई हैं, और जब हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, हमको बहुत ज्यादा चीजें दूसरे को दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें मतलब है कि हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, इतनी चीजों से मतलब है, तो तुम ये बाकी चीजों को छोड़ दोगे। समझ रहे हो कि नहीं। वैसे ही केमिस्ट्री में बहुत कुछ है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें फोकस करना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, ये कैसे जानोगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो केमिकल, केमिकल टर्म से ही सबको समझ में आता है सर जी कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, राइट। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स एक ऐसा टर्म है जो फिजिक्स में भी खूब देखने को मिलता है, और काइनेटिक्स ज्यादातर लोगों को इसका मतलब पता है। चीजें काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोड, इसका मतलब है कि चीजें क्या हैं। वहां पे स्पीड की बात हो सकती है, वहां पे रेट की बात हो सकती है, वहां पे रिएक्शन के वेलोसिटी की बात हो सकती है। इसका मतलब है कि केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन दोस्तों, और काइनेटिक्स का मतलब हो गया स्पीड हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। मतलब हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ाई करना है दोस्तों, क्या करना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, रेट, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ना है वो है कि उस रेट को, उस स्पीड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फिर से सुनिएगा, इस चैप्टर में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, रेट और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर की स्टडी करेंगे। अच्छा ये तुम ही लोग बताओ, मान लो कि तुम तैयारी कर रहे हो, सपोज दैट नहीं भी कर रहे हो तो भी मान लो यार अभी 12th में हो तो कोई बात नहीं, जो टारगेट में है वो भी समझ, मान लें कि आप तैयारी कर रहे हो मेडिकल इंजीनियरिंग की। यदि तुम मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो दोस्त, ठीक है, यदि तुम मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो जब तुम तैयारी करोगे दोस्त ना, तब तुम्हें पता लगेगा, जब तैयारी तुम शुरू करोगे, पढ़ाई शुरू करोगे, तब ना समस्याओं का पता लगेगा कि बिना पढ़ाई किए तुमको समस्याओं का फील हो जाएगा।
ये सब कहीं सुनी बातें बेटा। जब आप पढ़ाई करोगे तब आप फेस करोगे कौन कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई से, कौन सी चीजें आपको प्रॉब्लम लाती हैं। तो सेम चीज, जब किसी रिएक्शन में मतलब रिएक्शन होगी तभी ना आप उस पर देखोगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। क्या रिएक्शन होगी नहीं तो तुम इफेक्ट बता सकते हो क्या? तो दिमाग में जान लीजिए कि हम फैक्टर तभी बात करेंगे जब रिएक्शन होगी। तो होगी तो किस स्पीड से होगी। आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो एक तो आपने माइंड सेट कर लिया कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स का मतलब स्पीड, रेट और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में। तो इसका आप डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरह से चैप्टर को। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। हमने एक इंडेक्स बना दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहला, आज मैं इसी के बारे में बात भी करूंगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, expression of rate of reaction, molecularity and order of reaction, calculation of order of reaction, collision theory, activation energy, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई तरह की रिएक्शन होती है, पैरेलल रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है। तो इन सारी रिएक्शन की हम आखिरी में बात करेंगे। तो आइए हमारा जो इस पॉइंट को यदि आप इंडेक्स बनाना पसंद करते हो तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर मैं देखो दोस्तों, हमने आपके सामने यहां डिफिनेशन लिखी है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो सीधी बात है, हमने आपको डिफाइन भी कर दिया है। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी स्पीड, रेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर में स्पीड, केमिकल रिएक्शन की स्पीड, उसकी रेट और उस केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो माइंड सेट हो गया कि इन्हीं चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है। अब देखिए, तो हम लोग पहला स्टेप जो हमारा होगा इस चैप्टर में, एकदम आराम से समझने की कोशिश करो दोस्त। जो अभी 12th में प्रमोट किए हैं बच्चे, इजीली तरीके से समझो, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा चैप्टर। देखो साहब, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यदि हम स्पीड के आधार पे दोस्तों ये बताएं आपको कि कितने तरह की केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या किसी को प्रॉब्लम आएगी साहब? चलो सोच के देखो। अरे भाई, जो धीरे धीरे चलेगा वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगी। बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब एक होता है स्लो, एक होता है वेरी स्लो, और एक होता है सर जी की फास्ट, एक वेरी फास्ट। तो हम इतना क्लासिफिकेशन करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। मैं पहले स्टेप में ही बता रहा हूं, वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत तेजी से चलेगी। तेजी का मतलब ऐसा नहीं बेटा कि आप ऐसे सोचो कि 60 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड में चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत तेज रिएक्शन होती है। यदि वेरी फास्ट रिएक्शन का टाइम ड्यूरेशन देखोगे तो फ्रैक्शन में आता है 10 टू द पावर -15 के ऊपर। इतना कम सेकंड में, पर सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, इनका टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता है रिएक्शन के कंप्लीट होने का कि आप जिसे कहते हो कि पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, राइट। दूसरा होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो होता है वेरी स्लो रिएक्शन। यदि वेरी स्लो रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वेरी स्लो रिएक्शन कैसी होगी भाई, देखते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन। अच्छा, पहले हम वेरी फास्ट का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जितनी ऑल आयनिक रिएक्शन, ऑल आयनिक रिएक्शन, ऑल आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन बेटा जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। दोस केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाए, दैट रिएक्शन इज नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर? और ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज आयनिक रिएक्शन, सॉरी, ऑल आयनिक रिएक्शन इज नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में जितनी भी डबल साल्ट वाली रिएक्शनें होती हैं, जितना भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन देखते हो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, सब वेरी फास्ट में आती है। क्लियर? वेरी फास्ट समझ में आया दोस्तों? आयनिक रिएक्शन जो भी होगा वो आपको वेरी फास्ट का एग्जांपल हो जाएगा। वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे तुम लोग वेरी स्लो उठे चल ही नहीं पा रहे हैं सुबह सुबह साहब। वेरी स्लो का मतलब होता है बहुत धीमा हो। बहुत धीमा का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? बहुत धीमा का मतलब है कि ऐसे सोचो कि जैसे कभी तुम लोगों ने जंग लगते हुए देखा। अबे जंग, युद्ध नहीं, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन देखी हो? कह रहे हैं आयरन मैन देखे हैं हम लोगों ने। अरे साहब, रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखिए, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो आप एक चीज यहां पे और भी बोल सकते हैं, जितने नेचुरल प्रोसेस होती हैं,
जो नेचर खुद करता है उसे हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। इन रिएक्शनों में समस्या क्या है ना, पता लगा कि गर्मी में शुरू हुआ रिएक्शन जाके कंप्लीट हो रहा है सर जी सर्दियों के मौसम में। अब पता है उसमें दिक्कत क्या है कि दिक्कत यह आती है वेरी स्लो रिएक्शन में कि एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हो जाएगा। यदि गर्मी में है तो रूम टेम्परेचर कुछ और रहा होगा जिस रिएक्शन पे वो हो रही होगी रिएक्शन, मतलब जहां रिएक्शन हो रही होगी, लेकिन ठंडियों में टेम्परेचर चेंज हो गया। तो वेरी स्लो रिएक्शन की भी केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करना लैब में पॉसिबल नहीं है। और इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं ना तो बहुत फास्ट है और ना ही बहुत स्लो है। दैट रिएक्शन इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। फिर से सुनिए, वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब जो बहुत तेज होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाए। ऑल आयनिक रिएक्शन आर ठीक वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन जितनी नेचुरल प्रोसेस से रिएक्शन होती है, ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना दोस्तों, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ये हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, नेचुरल प्रोसेस से जो भी रिएक्शन होती हैं उन्हें आप वेरी स्लो रिएक्शन में कंसीडर कर सकते हो। क्लियर। अब आता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन को बोला जाता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि ना तो बहुत फास्ट हो और ना ही बहुत स्लो हो। दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, और ऐसी मॉडरेट रिएक्शन की हम लोग स्टडी लैब में कर सकते हैं। उनकी ऐसी रिएक्शनों की केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं। वेरी फास्ट की इसलिए नहीं कर पाएंगे जब तक हम रीडिंग लेना चले तब तक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। वेरी स्लो वाली इतना लग गया कि पता लगा रीडिंग लेते गए कई महीने गुजर गए साहब, तो उसमें एरर आ जाएगा। लेकिन मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी आप लैब में कर सकते हैं। तो आप एक दिमाग में बिठा लीजिए, ना तो मोहब्बत इनसे करनी है ना ही मोहब्बत इनसे करनी है। मोहब्बत करनी है इस चैप्टर में तो मॉडरेट रिएक्शन से करनी है, क्योंकि इसी की केमिकल काइनेटिक्स लैब में स्टडी करना पॉसिबल है। ठीक, तो क्या याद रखेंगे कि जितनी भी मॉडरेट रिएक्शनें होती हैं उन्हीं की केमिकल काइनेटिक्स स्टडी होती है लैब में। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगला आएगा, सर हम कौन कौन सी रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन बोल सकते हैं भैया? बोलो बोलो। हम मॉडरेट रिएक्शन का मतलब है सर जी जितनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है साहब H2 प्लस I2, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई H2 प्लस O2, ठीक है, ठीक, N2 प्लस O2 का। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगी उनको या हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी, जो भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगी वो मॉडरेट रिएक्शन होंगी। तो अब अपने दिमाग में बस बिठा लो साहब, चारों जगह से घूमे, तीन रास्ते थे, एक वेरी फास्ट, एक वेरी स्लो और एक था मॉडरेट। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हमें किस रास्ते पे चलना है? मॉडरेट रिएक्शन वाले रास्ते पे। कौन से रिएक्शन पे? मॉडरेट। तो अब हमारा ध्यान और एकाग्रित हो गया है, और एकाग्रित हो गया ना। अब तीन रास्तों में से अब हमको बस एक रास्ते पे चलना है। देखो कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल इनको हम हटा सकते हैं। डिफिनीशन आप डिफाइन कर सकते हैं, बार बार बोले हैं, वीडियो को रिवाइज बैक करके देख भी सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर जी मॉडरेट रिएक्शन। तो आइए साहब मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि केमिकल काइनेटिक्स ओनली applicable फॉर मॉडरेट रिएक्शन। किसके लिए साहब? मॉडरेट रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स ओनली एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर? दिमाग में बैठ गई इमेज? आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी जिसका नाम है रेट। ठीक, रेट। कुछ कहेंगे सही साहब आजकल लॉकडाउन में चीजें महंगी हो जा रही, वो वाला रेट नहीं, मोल भाव तुम लोग करने लगते हो। यार बनियागिरी छोड़ो दोस्त, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं नहीं नहीं, हम उसी रेट, कम है कि ज्यादा, वो सब बातें नहीं करने वाले। रेट का मतलब समझो। चलो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को मैं डिफाइन करता हूं, आज मजा आने वाला है। देखो कैसे साहब। रिएक्शन में दो ही प्रजाति के लोग होते हैं। एक होता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो प्रोडक्ट साइड में होता है राइट हैंड साइड में उसको प्रोडक्ट कहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कभी तुम लोगों ने रिएक्शन किया है? तुम लोग कुछ और सोच रहे हो दोस्तों, मैं ये केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। देखो
अच्छा ये बताओ, जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर में आपने रिएक्टेंट ले लिया, सबस्ट्रेट ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया साहब, अब क्या है भाई, क्या तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं। तो हम लोग कहेंगे T इज इक्वल टू जीरो। क्या बोलेंगे? T इज इक्वल टू जीरो का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब है इनिशियली। इनिशियली इसको बोलते हैं इनिशियली। T इज इक्वल टू जीरो का मतलब है इनिशियली। इसका आपने सपोज दैट ए अमाउंट ले लिया है। कितना लिया है? ए। तो उस समय बताओ प्रोडक्ट कुछ बना होगा जी? नहीं ना बना होगा, बोलो नहीं बना होगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम, कुछ लोग कह रहे हैं चाय अंतराल के बाद, अबे मैं टी का मतलब कुछ समय बाद, चाय वाला टी नहीं बोलना, ध्यान से सुनो, लिखा भी हूं, आफ्टर टी टाइम बाद मतलब, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? रिएक्शन में होता क्या है भैया? रिएक्टेंट धीरे 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 बर्बाद हो रहा है और उसी दौरान प्रोडक्ट आबाद हो रहा है। इसका मतलब है रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट समय के साथ बढ़ता है। ध्यान दो ध्यान दो। क्यों? तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि कुछ समय बाद रिएक्टेंट का एक्स अमाउंट, कितना अमाउंट? एक्स अमाउंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो यहां बचा कितना होगा? E माइनस एक्स। और ये बना कितना होगा? एक्स बना होगा। ठीक है, एक्स बना होगा। वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, यदि ये 2 होता तो ये 2x होता। वो बताएंगे, अभी परेशान नहीं होइए। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन को देख के क्या जानकारी मिलती है? इनका खर्च हो रहा है, इनका बढ़ रहा है, लेकिन दोनों एक ही समय पे हो रहा है। जैसे दो लोग हैं, दो मित्र हैं, ठीक, ये 1 रुपया खर्च कर रहा है तो ये 1 रुपया गेन कर रहा है। समय एक ही है, समझ रहे होंगे, सब एक ही टाइम पे इनको मिल रहा है और इनका खर्च हो रहा है। तो आइए मैं डिफाइन करता हूं इसको। कैसे डिफाइन करूंगा? रेट को डिफाइन करने का तरीका होता है दोस्तों, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में भाई? टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर से सुनिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों ना हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्टकट में मैंने लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज, ऐसे लिखा जाता है, नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा बताओ चेंज क्या हो सकता है? चेंज का मतलब है सर जी कोई चीज घट भी सकती है और कोई चीज बढ़ भी सकती है। बोल सकते हो कि नहीं? चेंज का मतलब क्या? अबे कोई घट भी सकता है तो भी चेंज बोलोगे, बढ़ेगा तो भी चेंज बोलेंगे। तो सर जी हम लोग यहां भी वही चीज बात करने चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा भावनाओं को समझो। और तुम लोग को एक्टिव मास, जैसे ये मैं कोई चीज लिख दूं ना ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट की कहानी तुम लोग पीछे से जान रहे हो, 11th क्लास में एक्टिव मास हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। देखो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ। अब यहां मैं P लिख दूं ना तो इसको पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आते हैं सर जी हम लोग बात करते हैं आगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस डिफिनीशन, एक डिफिनीशन पहली, मैं आपको 3 से 4 डिफिनीशन दूंगा रेट की, और चारों डिफिनीशन का यूज होता है। तो आपको पहले इस पॉइंट को नोट करिए। देखो एक डिफिनीशन तो हमने आपको यहां बता दिया साहब, आइए हम आपको इसकी डिफिनीशन अच्छे से समझाते हैं। जैसे देखो हमने आपको बताया दोस्त कि रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है साहब, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे ये पूरा का पूरा होता है, ये 0 होता है, लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम, तो बेटा इसका कुछ अमाउंट घटा और इसका बढ़ा, मतलब ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो इसको देखो एक एक पॉइंट। सबसे पहले तो एक कॉमन डिफिनेशन होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग इसी बात को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम कहेंगे कि देख बालक की रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है। अरे भाई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इसको कैसे समझाएंगे? डिक्रीज इन, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से सुनना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। का हो भैया, समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? तो देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे मैं सिंबल बना के लिख दूंगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को ऐसे लिख दे रहा हूं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को कैसे दिखाते हैं भाई? देखो कोई चीज चेंज होती है तो चेंज को हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं। चेंज को दो तरीके से, बड़ा चेंज होता है तो डेल्टा से दिखाते हैं, छोटा चेंज होता है तो स्मॉल डी से, बड़ा चेंज होता है तो इसी को कहते हैं हम लोग एवरेज, ठीक है। तो अभी हम आपको डिफाइन करेंगे, उससे पहले मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि चेंज को कैसे दिखाया जाता है। या तो डेल्टा से दिखा सकते हैं या तो डी से दिखा सकते हैं। यदि बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा से, यदि टेंस टू 0 होगा चेंज, बहुत कम समय के अंतराल का चेंज होगा, तो इसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाएंगे। तो देखो, तो रेट बराबर हमने क्या बताया भाई, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, यहां पे हम लोगों ने लिखा था, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज का मतलब माइनस साइन, और चेंज हो रहा है तो डेल्टा। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी रेट हो गया, ठीक। या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, भैया प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, और चेंज है तो डेल्टा से, प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हो गया रेट। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं बात? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन लिखना हो तो ऐसे भी बता सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी चलेगा। दूसरा डिफिनेशन थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। कहो भैया, लोग समझ में आया आप लोग को? चलते हैं भाई, लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका तीसरी डिफिनीशन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए? अब देखो अगला, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं नेक्स्ट इसकी डिफिनीशन जो है, इसी बात को कैसे समझाएंगे। तीसरी डिफिनीशन है, अब दोस्त तुम लोग जानते हो एक टर्म होता है डिसअपियरेंस, ठीक है। मतलब कोई चीज घटता है तो डिक्रीज को हम लोग घटेगा तो उसे कहेंगे डिसअपियर हो रहा है, और एक होता है अपीयरेंस, तो अपीयरेंस, ठीक है। ये दोनों टर्म के हम रिस्पेक्ट में बात करने चले। देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऑफ कौन डिसअपियरेंस हो रहा है, मतलब कौन घट रहा है रिएक्शन में, रेट मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो डिसअपियरेंस टर्म किसके साथ जोड़ेंगे, रिएक्टेंट के। और कौन बढ़ रहा है, अपीयरेंस और फॉर्मेशन भी बोलते हैं, फॉर्मेशन। तो देखो तीसरी डिफिनेशन में यहां पे लिखने चल रहा हूं, उसको भी समझो भाई क्या है। तो इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करिए। रेट बराबर क्या बोलेंगे भाई, रेट इज इक्वल टू होता है सर जी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसी बात को मैंने लिख दिया, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से सुनिएगा, क्या बोला बेटा, हमने बोला तीन डिफिनेशन बताई अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन के। पहला था रेट ऑफ फॉर्म मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीसरा डिफिनेशन हमने बताया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बोले, क्योंकि ऑलरेडी रेट टर्म यहां पे जुड़ चुका है, रेट आ गया मतलब टाइम इंक्लूड है यहां पे,
ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि डिसअपियरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। रेट ऑफ अपियरेंस या इसी को बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिखेंगे कैसे, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख लो बेटा। तो देखो एक एक पॉइंट में यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देखिए अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे। रेट बराबर, देखो भाई रेट बराबर, ठीक है। अब ये रेट बराबर तो आपने देख रखा था, कैसे लिखा, रॉड ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बराबर रो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। कैसे समझो ध्यान से, ये क्या लिखा हमने, रॉड और रो का क्या मतलब है। आर से हो गया बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रॉड का मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, सब बराबर किसके होते हैं, रेट के, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, तो रॉड मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस को पढ़ेंगे बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो कैसे लिखेंगे, चेंज है, यदि बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा से दिखाएंगे, चेंज है बेटा तो किसके कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट के, तो ऐसे दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको केवल हम लोग बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे डिसअपियरेंस, या हम लोग बोलेंगे भाई चेंज इन कंसंट्रेशन, या हम लोग बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, इस तरह से बोलेंगे। अगला पॉइंट रो का मतलब है रेट ऑफ अपीयरेंस, किसका अपीयरेंस हो रहा है, प्रोडक्ट का, ऑफ प्रोडक्ट, बराबर कैसे लिखेंगे भाई, पॉजिटिव साइन, क्योंकि भाई वो बढ़ रहा है, चेंज को डेल्टा से दिखा दिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया रो और ये हो गया आपका रॉड, ठीक है। याद रखोगे तुम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना आपको आ गया बेटा, इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिफिनीशन के बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। उससे पहले मैं आपको दो तरह की केमिकल रिएक्शन की चर्चा करने जा रहा हूं। पहली केमिकल रिएक्शन होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्त, नाम है उसका एवरेज रेट, और दूसरी रिएक्शन है जिसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो तरह की केमिकल रिएक्शन की हम चर्चा करेंगे, तब तक इसको जल्दी से नोट करिए, ठीक है। तो देखो ये जो रेट होता है ये दो तरीके का है, एक है इंस्टेंटेनियस रेट और एक है एवरेज रेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब होता है, एवरेज रेट का मतलब होता है यदि टाइम ड्यूरेशन दिया हो, दो अलग अलग टाइम, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे यदि आपको रेट निकालना हो तो दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। जैसे T1 टाइम का कंसंट्रेशन दे दे, कुछ समय बाद T2 टाइम का कंसंट्रेशन दे दे, तब आप निकालते हैं, मतलब दो टाइम इंटरवल पे यदि रेट निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, नाम से लग रहा है एट इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एक टाइम पर्टिकुलर, जैसे 6 सेकंड में या इस तरह से कुछ बात होगा, एक छोटे टाइम इंटरवल पे आपको निकालना होगा। और इसको हम लोग जब भी दिखाते हैं तो यहां पे रेट जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट आर है, आर इज इक्वल टू, यहां पे देंगे भाई प्लस माइनस साइन, यदि प्रोडक्ट होगा तो प्लस साइन, चेंज को हमेशा स्मॉल चेंज मतलब डेल्टा डी से, मतलब डी से दिखाते हैं यहां पे, और डी टी, ठीक है। ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसको हम लोग कैसे, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे निकाला जाता है, तो यहां पे एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो जो एवरेज होता है उसको प्लस माइनस डेल्टा से दिखाते हैं दोस्तों, डेल्टा एक बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग इसको डेल्टा से दिखाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन या डेल्टा रिप्रेजेंटेशन आपको मैटर नहीं करता, क्योंकि आप आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई मैटर नहीं करता कि ये एवरेज है कि ये इंस्टेंटेनियस है। लेकिन हमारा बताने की जरूरत इसलिए थी कि थोड़ा सा इनके बारे में आप जानिए कि एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो एक बार इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए जल्दी से।
तो देखो दोस्तों, हम आपको इसको ग्राफ से दिखा रहे हैं जो रेट, और वैसे भी आप जानते हो कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है। वो ग्राफ में भी दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और टाइम। देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इसलिए बहुत कम था और धीरे धीरे बढ़ने लगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पे एवरेज टाइम। सपोज दैट आपको एवरेज रेट रिप्रेजेंट, मान लो कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको बताना है दोस्तों कि एवरेज, मान लो ये T1 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन सपोज दैट C1 था, ठीक है। अब ये है इसका टाइम T2 और इस पे कंसंट्रेशन है भाई C2, ठीक है, C1 एंड C2। जैसे ही आपने देख लगा दो कंसंट्रेशन, आइए हम लोग यहां पे बात करते हैं एवरेज रेट की। एवरेज रेट की बात करेंगे, एवरेज रेट की बात करेंगे साहब किसके रिस्पेक्ट में भाई, घट रहा है तो यहां डिसअपीयर हो रहा है तो इसको माइनस साइन से दिखाएंगे, और माइनस साइन से जब दिखाएंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं सर जी कि ये जो माइनस साइन से चलेगा तो देखो कैसे दिखाएंगे, चेंज है भाई, एवरेज को बड़ा चेंज है तो ये हो गया, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है रिएक्टेंट के तो ये हो गया, और ये डेल्टा टी हो, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, चेंज C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T2 माइनस C1, ऐसे भी लिख सकते हैं। C2 की वैल्यू छोटी है, छोटी वैल्यू बड़ा वैल्यू मतलब माइनस है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो इसका ये भी मतलब है सर जी कि ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये क्या हो रहा है, बताओ जल्दी से, माइनस साइन बता रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। यदि तुमको इसी में इंस्टेंटेनियस रेट दिखाना होगा, सेम चीज इधर प्रोडक्ट का भी बता सकते हो। T1 टाइम पे मान लो ये हो गया C1 कंसंट्रेशन और T2 टाइम पे ले लो भैया C2 कंसंट्रेशन, इसका भी एवरेज रेट निकालो। एवरेज रेट निकालोगे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तो प्लस होगा क्योंकि बढ़ रहा है, और चेंज है तो डेल्टा से दिखाएंगे किसके कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट, और ये हो गया। और या इसी को लिख सकते हैं हम लोग C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस C1, ये प्लस में आएगा साइन, ठीक है। तो ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट दिखाना होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे दिखाते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट के लिए बेटा एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है वही स्ट्रेट लाइन, वही स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को केवल एक जगह पे कट करे उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, या एक जगह पे टच करे उसे टेंजेंट कहेंगे। तो देखो ये कर्व का मुंह इधर है तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक ऐसी खींचो लाइन जो कि केवल देखो ये पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये टेंजेंट है। जिस पॉइंट पे ये टच किया है वहां का टाइम ले लो और वहां का कंसंट्रेशन ले लो और ये आ जाएगा आपका क्या, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहां भी दिखा देंगे। तो आपको ग्राफ से बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। याद रखिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस को कैसे आप ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लिए, इसमें हम बात करेंगे यूनिट, यूनिट ऑफ रेट, ठीक है। यूनिट क्या होता है भाई, तो रेट बराबर होता है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय टाइम। तो सर जी टाइम को सेकंड में ले लीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर और ये हो जाएगा पर सेकंड, ठीक है। ये तो हो गई इसकी यूनिट। हो सकता है कि गैसियस रिएक्शन हो तो यहां जो कंसंट्रेशन है हो सकता है कि ये आपको पार्शियल प्रेशर के टर्म में मिल जाए, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में मिलेगा तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साहब, यूनिट बराबर एटीएम, क्या लिखेंगे, एटीएम पर सेकेंड। हो सकता है कि टाइम आपको सेकंड में ना देके मिनट में दे दे, पर मिनट हो सकता है, पर हावर हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि ये टाइम किस में लिया गया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है हमको, हमें जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन यहां पे ले सकते हैं। ये हमेशा होता है, रेट की यूनिट याद रखोगे सभी लोग, रेट में कंफ्यूजन मत रखना बेटा, रेट की यूनिट हमेशा होती है क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी से ये थोड़ा सा नोट करिए, फिर मैं यहां पे हटा के इसको बताता हूं। देखो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामों में खूब क्वेश्चन आए हुए हैं।
अब एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हमको सीखना है, बहुत सिंपल है, अभी तक आप लोग देखते भी आए हुए हैं। कैसे क्या करना है, देखो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से पहले मैं आपको कुछ टर्म डिफाइन कर दूं। जैसे हम बोले बेटा रॉड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ, रॉड को कैसे लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, माइनस साइन क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। अब चेंज इन डेल्टा से भी दिखा सकते हो या आप तुम उससे भी दिखा सकते हो, ऐसे ये हो गया चेंज इन, इसको क्या पढ़ोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि टाइम से डिवाइड कर दोगे तो इसी को रेट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा, ये ठीक। तो दोनों का मतलब ये क्या है भाई, इसी को हम लोग पढ़ते हैं साहब रॉड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको कैसे, प्लस साइन क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, तो इसको डेल्टा से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज इन ये हो गया भाई। अब इसको या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर जी, या तो हम लोग लिख सकते हैं डी से भी दिखा सकते हैं, क्लियर, ये हो गया आपका। आइए मैं आपको इसको लिखना सिखाते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि आंखों के सामने दी गई है तो उसको लिखा कैसे जाएगा, तो देखो सबसे सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं तुम्हें। करना क्या होता है यहां पे, पहले ध्यान से सुनो। देख भाई, इससे हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने H2 प्लस I2 ये बना रहा है दोस्त 2HI, ठीक है। इस रिएक्शन का हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट कौन है। पहले ध्यान से देखो, रिएक्टेंट कौन है सर जी, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट, तो पहले देखो कैसे लिखना है। और तुम लोग जानते हो कि जिस रेट से रिएक्टेंट घटेगा उसी रेट से प्रोडक्ट बढ़ेगा। चाहे आप इसके रिस्पेक्ट में रेट पर की डिफिनीशन बोल सकते हो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में रेट की डिफिनीशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या कहेंगे भाई, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट, लिखने का तरीका सीखो। जितने रिएक्टेंट सबको बराबर लिखा जाता है, कैसे लिखना है, ये माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ये घटेगा, और डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डी, ये डेल्टा टी बराबर, ठीक है, जिस रेट से ये घटेगा। आओ देखते हैं भाई, माइनस डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर, ऐसे लिखा है। अब बताओ, ये तो हो गया, इसको क्या पढ़ोगे तुम लोग, क्या पढ़ोगे, रॉड, किसका, हाइड्रोजन का। इसको क्या पढ़ोगे, रॉड मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2। अब इधर क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्ट है तो ये अपीयर हो रहा है, तो हम लोग यहां लिखेंगे प्लस, ठीक, और फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाई dt, ये डेल्टा टी। अब तुम ईमानदारी से बताओ, यहां पे कोफिशिएंट है, और कभी भी रेट एक्सप्रेशन तुम्हें लिखना हो, पहले दिमाग में बिठा लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन का यदि तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इस तरह से डिफरेंशियल फॉर्म में या ये डेल्टा के फॉर्म में, तो आप हमेशा उसके कोफिशिएंट से उसके इसमें डिवाइड करोगे। कोफिशिएंट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कोफिशिएंट से क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे इसका कोफिशिएंट 3 होता है तो यहां पे 1/3 कर देते, इसका कोफिशिएंट 2 होता है तो 1/2 कर देते, इसका कोफिशिएंट 2 है तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/2। ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट हुआ। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंशियल, या आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका हमने आपको सिखाया। तो आप अपने दिमाग में फिर से बिठा लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको उनके रेट में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड इसलिए किया जाता है, फिर से सुनिए, आप कहोगे कि हम लोग तो सर जी पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो कोफिशिएंट होता था कंसंट्रेशन के पावर में चला जाता था। आज सर जी आप पढ़ा रहे हैं कि इसको डिवाइड करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगी यहां पे। तो मैं आपको समझा दूं कि बेटा वहां पे जो रेट ला हम लोग पढ़ते थे वो अलग चीज थी, लेकिन यहां पे रेट लिखना है तो रेट हमेशा सबका पर मोल लोगे। पर मोल नहीं लोगे तो ऐसे सोचो, जैसे दो दोस्त हैं, ठीक, अब मान लो कि एक
एक सेकंड में 2 रुपए खर्च कर रहा है और एक दूसरा वाला दोस्त एक सेकंड में 10 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक, तो क्या दोनों के खर्च करने का रेट सेम आएगा? नहीं ना आएगा भाई। वो एक सेकंड में 10 रुपए खर्च कर रहा है। हां, दोनों सेम कब हो जाते हैं? जब बेटा मान लो वो एक सेकंड में 10 रुपए खर्च कर रहा है, ये 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो ये जो इसका रेट होगा उसको 1/10 कर दें और इसका रेट होगा 1/2 कर दें, तो दोनों देखो पर बराबर आ गए। तो इसका मतलब है कि जब भी रेट को डिफाइन करना होता है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना इसलिए होता है कि पर मोल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? तो इसलिए हम लोग यहां पे डिवाइड करते हैं। याद रख लेना, यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होती है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। आइए मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बालक, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ ये बोल दिए। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन, मतलब सॉरी एच आई बोलेंगे। कुछ लोग गलती करते हैं कि इसके कोफिशिएंट को भी इसी में ले लेंगे। कोफिशिएंट को लेना नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको पूरे को लेके सर जी हम लोग बोले क्या? पूरे को लेके क्या हम लोग ROA बोले क्या? ये गलत होगा। कोफिशिएंट को छोड़ के बोलना होता, मतलब इस पोर्शन को तुम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI बोलोगे, न कि कोफिशिएंट मत लेना। कोफिशिएंट उसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है। आते हैं अगला पॉइंट। अब देखो इसी चीज को कैसे हम एक फार्मूले के रूप में, आप एक जनरल कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो याद रखना, जैसे एक है A, एक है B, ये बना रहे हैं C प्लस D। मान लो इसका कोफिशिएंट दोस्तों M1 है, इसका M2 है, इसका N1 है और इसका N2 है। अब इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का जो चेंज होगा उसको प्लस साइन के साथ और रिएक्टेंट के चेंज को माइनस साइन के साथ। तो अब देखो भाई, इसका 2 लोग हैं तो दोनों को बराबर करेंगे। देखो कैसे? पहले माइनस साइन, क्योंकि ये घटेगा, और इसका जो कोफिशिएंट होता है हमने अभी बताया कि जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। ये अब लिख दो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हो गया। बराबर करते हैं बेटा, बराबर करेंगे, चाहे ये भी रेट के बराबर होगा, ये भी रेट के बराबर होगा, इसलिए सबको आपस में बराबर कर रहे हैं। अब देखो माइनस 1/M2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। हो गया। सेम चीज, अब ये देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो किस साइन के साथ लिखेंगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना, प्लस साइन के साथ। प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो इसको 1/N1, और साहब चेंज है और C का कंसंट्रेशन है, ये हो गया बराबर। सेम चीज यहां भी प्लस 1/N2, और ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D/dt। क्लियर भाई? सब लोग देख लिए। देखो यहां पे एक कंफ्यूजन आती है कि सर जी सबको बराबर क्यों कर रहे हैं? यहां तो प्लस है, यहां भी प्लस है, बराबर क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं दोस्त, बराबर इसको इसलिए किया जा रहा है कि भाई चाहे इसको बात करो तो भी ये रेट के बराबर होगा, चाहे ये इस रेट के बराबर है, इस पोर्शन को रेट के बराबर कर सकते हो कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपस में बराबर हैं, ठीक है। किसी एक के बारे में तुम्हें जानकारी मिल जाएगी तो क्वेश्चन में चाहे इसके बारे में पता लग जाए तो ये भी निकाल सकते हो। ऐसे ऐसे करके सभी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चन के माध्यम से। ये चीजें मैं बताऊंगा, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जल्दी से आपका समय आ गया, अब आपको करना है। जैसे मैं दे दूं हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने वाला मेथड मैं आपको दे रहा हूं। ये भैया अमोनिया बनाना है, चलो अमोनिया बनाना, इसके लिए आपको लिखना है रेट एक्सप्रेशन लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म में। रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। चलो भाई, डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे? ये रिएक्टेंट है तो कौन सा साइन, प्लस या माइनस? बोलो बोलो, माइनस साइन। चेंज डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब डी के, कंसंट्रेशन किसका? N2 का, डिवाइडेड बाय dt बराबर। यहां कोफिशिएंट है कितना है? 3, और कौन सी माइनस है? रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, और कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, और H2 डिवाइडेड बाई dt साहब हो गया। और देखो ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को प्लस या माइनस, जल्दी बोलो, प्लस, तो ये प्लस, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई दोस्तों, डिवाइड करेंगे, ये हो गया। और चेंज है तो डेल्टा डी से दिखाएंगे, किसके कंसंट्रेशन में? अमोनिया के अपॉन dt। हो गया। अब तुम थोड़ा सा इस बात को गौर से देखो, इसको पढ़ते हैं हम लोग रॉड। किसका रॉड भाई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। इसको पढ़ते हैं साहब, इसको ये कोफिशिएंट को छोड़ के
इसको पढ़ेंगे हम लोग रॉड ऑफ H2, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, अमोनिया का। अब इसी चीज को मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट में। देखो भाई कैसे लिख रहा हूं, थोड़ा सा कुछ लोग आराम समझो, थोड़ी मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसकी जरूरत पड़ती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा, घबराइए नहीं। अब देखो इसको मैं लिख कैसे रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं रॉड ऑफ N2 लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये सारी चीजें देखो 1/3 इंटू रॉड ऑफ H2, क्यों भाई यही बात तो है, ये पूरा रॉड हो गया। अब बराबर 1/2 इंटू रो ऑफ अमोनिया। किसी को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमने ये जो पॉइंट लिखा है, क्या यहां पे किसी को प्रॉब्लम हो रही है दोस्त? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हमने लिखा है रॉड ऑफ अमोनिया, देख ले भाई यही तो चीज है, ठीक। तो ये इसके बराबर, और रॉड ऑफ हाइड्रोजन मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है उसका 1/3 कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया सबको, मतलब कि ये सारी चीजें आपस में बराबर हैं, ये सारी चीजें आपस में बराबर हैं। तो इसमें मान लो तुमको ये वैल्यू पता होगी तो तुम इसको भी पता कर सकते हो, इसको भी पता कर सकते हो, इसको भी पता कर सकते हो। कल की डेट में तुम्हें क्वेश्चन में इसका रेट ऑफ अपीयरेंस दे देगा तो ये पता है दोस्त, तो ये सब नहीं निकाला जा सकता, ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? अब देखो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। अब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं चलो देखते हैं भाई। पक चुके हो गए तुम लोग पढ़ते पढ़ते, घबराओ नहीं यार, आराम से पढ़ते हैं, वीडियो तुम लोग के पास रहेगी, बाद में देख लेना आगे पीछे करके, तुम लोग मत थको। हाँ तो देखो साहब रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ तो कह रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप अनसॉल्व उठा के देखोगे, जेई मेन से लेके आपके नीट तक के दोनों के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, समझाएंगे हम, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है ना। घबराइए नहीं, रोइए नहीं। कुछ लोग कह रहे होंगे जल्दी जल्दी पढ़ा देते सर तो खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी कहां जाना है यार, दुनिया आज नहीं जा रही है कहीं, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब देखो इस पे एक एक पॉइंट आराम से थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, कैसे होगा। क्या हम बेटा कभी कह देगा, कैसे क्वेश्चन लिख देगा कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्मेशन के लिए 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ध्यान से सुनना, कह देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन के में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/3 ऑफ रॉड ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है भाई। मतलब कहने का ये है, इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जिस रेट से रिएक्शन में घटेगा उसका 1/3 कर दोगे, उसका 1/3 कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। फिर से सुनना, मान लो कि हाइड्रोजन बेटा रिएक्शन में x रेट से घट रहा था, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1/3 कर दोगे, x/3 रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे तीसरा पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ साहब कि इस रिएक्शन में अमोनिया जो बनाई जा रही थी, जिस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में अमोनिया जिस रेट से बनेगा उसका 1/2 कर दोगे, मतलब आधा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो अमोनिया x रेट से बन रही थी तो उसका x/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या अब इसी चीज को तुम खुद कर सकते हो, इनको इनमें कंपेयर कर दो, इनको इनसे कंपेयर कर दो, सबका रिलेशन बनाया जा सकता है। आप थोड़ा घबराइए नहीं, आप इन चीज को समझने की कोशिश करिए दोस्त। इस पे आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आप थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं अगली वीडियो में आपको इसके आगे
आपको मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हमारा चलेगा बेटा इस पे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर आएगा केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे इस पे। दूसरी चीज हम पढ़ाएंगे उसमें आपको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, वो है आपका रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो ये सेकंड लेक्चर होगा जो कि इसके बाद, तब तक आप इसको तैयार करके रखिए दोस्तों। और आप बढ़िया से, एक बार नहीं आता है तो समझिए, नहीं कोई चीज समझ में आती है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हम बार बार अपना नंबर वीडियो के ऊपर लगाए रखते हैं, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि कोई डाउट हो तो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट तब तक के लिए।